नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी योग की, क्योंकि आज विश्व योग दिवस जो था, देश के कोने कोने से इसकी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, जिसे देखकर हमें लगा कि आपको भी ये तस्वीरें दिखाना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस 21 जून का योग से क्या है संयोग। अगली खबर मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम से जुड़ी बदलाव की है। मोहन सरकार अब स्कूल और कॉलेज में राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसका स्वागत तो किया, मगर ये भी कहा कि दूसरे धर्मों के प्रमुखों की अच्छी बातों को भी स्कूल कोर्स में शामिल किया जाए। इसी से जुड़ी हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर उड़ान को तरसते ड्रोन की है। नमो ड्रोन दीदी योजना तो आपको याद ही होगी, जिसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाथों में ड्रोन थमाए गए थे। लेकिन आज ये ड्रोन क्यों नहीं उड़ पा रहे, बताएंगे हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। चौथी खबर ताजी डिफाल्टर घोषित हुई उन यूनिवर्सिटीज़ की है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश की 157 यूनिवर्सिटीज़ को डिफाल्टर घोषित किया है। इनमें 7 एमपी की तो 5 छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी हैं। इन यूनिवर्सिटी पर यह संकट क्यों आया, इससे जुड़ी दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। और आखिर में हम सोम डिस्टिलरी की बात करेंगे। आज हमारे संवाददाता ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हाल ही में सील की गई कंपनी सोम डिस्टिलरी के अंदर काम चल रहा था, चिमनी से धुआं निकल रहा था। इससे जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। विश्व योग दिवस पर आज पूरे देश में योग की धूम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक आज योग के रंग में रंगी दिखी। पीएम मोदी ने कश्मीर में डल झील के किनारे योग कर देश दुनिया को संदेश दिया कि कश्मीर में अब शांति है और यहाँ के रहवासी खुशी खुशी योग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में, तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने रायपुर में योग कर जनता को बड़ा संदेश दिया। इस सभी बड़ी हस्तियों के अलावा भी देश में कई जगहों से योग करते शानदार तस्वीरें आई हैं। देखिए योग दिवस पर देश भर में योग के बिखरे रंगों को समेटती हमारी रिपोर्ट। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी मिलता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की वादियों के बीच योग किया। उनके साथ हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कश्मीर समेत देशवासियों को बड़ा संदेश दिया। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है।
प्रख्यात योग दिवस के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया है? इसके पीछे कई वजहें छिपी हैं। दरअसल आज साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। आज ही के दिन से सूर्य दक्षिणयान में प्रवेश करने लगता है। 21 जून के दिन 12:28 पर शरीर का साया भी साथ छोड़ देता है, यानी आपकी परछाई गायब हो जाती है। इस सच्चाई को देखने के लिए लोग उज्जैन के जिवाजी वेधशाला पहुंचे थे। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ हमको दिखाई देता है। 21 जून को इस वर्ष सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, तो कर्क रेखा पर स्थित जितने भी स्थान हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाएगी, क्योंकि एकदम नीचे बनेगी तो हमको परछाई दिखाई नहीं देगी। 21 जून ठीक 12:28 पर समय का बदलाव, समय का चक्र जब घूमता है तब शरीर से अपनी परछाई तक भी गायब हो जाती है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। आज योग दिवस की धूम सोशल मीडिया पर भी खूब दिखी। सोशल मीडिया पर योग के रील और स्टेटस पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। योग दिवस पर बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों से यही उम्मीद है कि योग को एक दिन की गतिविधि मानकर ही ना रह जाएं, बल्कि योग को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि योग भगाए रोग। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब जल्दी ही रामकृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज योग दिवस के कार्यक्रम में ये बात कही, मगर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पहल का स्वागत भी अपने अलग अंदाज में किया। दिग्विजय ने कहा कि जब रामकृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे तो नानक, जीसस और मोहम्मद के पाठ क्यों नहीं। हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार उस रामकृष्ण गमन पथ निर्माण की योजना को गति देने की बात फिर से कर रही है, जिसे पिछली सरकारों ने भुला दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। पाठ्यक्रम में शामिल होंगे मोहन, बच्चे जानेंगे राम का इतिहास। कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? राम और कृष्ण का नाम चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर नेताओं की जुबान पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के स्कूल और कॉलेजों में अब से राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें हम और आगे बढ़ें। इस बीच जब राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो नया राग ही छेड़ दिया। गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए? जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? धर्म के गुरु है, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करें। इतना ही नहीं, जिन स्थानों पर भगवान राम और कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को राज्य सरकार तीर्थ स्थल के रूप में तैयार करने जा रही है। राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन दो परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। राम और कृष्ण का मध्य प्रदेश से क्या रिश्ता है, वो जान लीजिए। श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में पढ़ाई की थी। वो धार से होते हुए अमझेरा और बदनावर से गुजरे थे। वहीं प्रभु श्री राम चित्रकूट, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, जबलपुर और अनूपपुर जिले के 23 स्थानों से गुजरे थे। श्री राम और श्री कृष्ण जिन स्थानों से गुजरे उसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पिछली सरकार ने राम वन गमन पथ वाले अंचलों के विकास के लिए मंजूरी दी थी, जिसे आज नई सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 2004 में इस योजना पर विचार हुआ था। 2007 में ऐलान हुआ। 2019 में कमलनाथ सरकार आई, जिसने 22 करोड़ रुपए मंजूर भी करवाए। लेकिन 2020 में सरकार गिर गई और काम अधूरा रह गया। फिर 2021 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, जिसने राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी। करीब 16-17 सालों से ये योजना फाइलों में ही अटकी है, लेकिन जिंदा भी है। लिहाजा कांग्रेस इसे अपनी योजना बताती है और बीजेपी अपनी। लेकिन ये योजना 4 मुख्यमंत्रियों की टेबल से होकर गुजर चुकी है। अब कृष्ण के प्यारे यदुवंशी यानी मोहन यादव इसे पार लगा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
दरअसल बीजेपी सरकार के पास कुछ ऐसी सदाबहार योजनाएं होती हैं जिनको सरकार में आते ही हर मुख्यमंत्री पसंद करता है और कुछ दिन बाद ही भुला देता है। राम वन गमन पथ ऐसी ही योजना है। अब तो उसमें यादवी रंग यानी कृष्ण पथ भी जुड़ गया है। देखना यह है कि अब नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये योजना पूरी होती है या नहीं। केंद्र की सरकार ने बड़ी धूमधाम से द्रोण दीदी योजना शुरू की थी, जिसका मकसद था गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा करना। मगर इन दीदियों को मिले द्रोण डिब्बों से खुले भी नहीं हैं। खेतों में छिड़काव का काम अभी मिला नहीं और दीदियों को इस द्रोण की मशीनरी से भी बहुत परेशानी हो रही है, खासकर उस बैटरी से जो द्रोण के उड़ते ही खत्म हो जाती है। देखिए कैसे दीदियों के पास ये द्रोण धूल खा रहे हैं। रोजगार के ड्रोन बने आफत, नहीं भर पा रहे लंबी उड़ान, 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। गुना की किरण अहिरवार अपने हाथों से ड्रोन उड़ा रही हैं। कुछ समय पहले तक तो ये उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन आज ये ड्रोन इनके लिए मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत इन्हें ड्रोन तो मिला, लेकिन तकनीकी खामियां इतनी हैं कि अब ये केवल घर की जगह घेर रहे हैं। उसको लाने ले जाने में दिक्कत आ रही है। उसको लाने ले जाने में ऑटो रिक्शा करना पड़ता है हमको, तो ऑटो रिक्शा का ही देना पड़ता है। और बैटरी चार्जिंग, बैटरी उसकी 15 मिनट ही चलती है स्प्रे करने में। मध्य प्रदेश की सीहोर जिले की संगीता भी ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी है, लेकिन वो ड्रोन की बैटरी बैकअप से परेशान है। ड्रोन की जो बैटरी है ना वो कम चल पा रही है। अभी हम लोगों ने जैसे जो मक्का वगैरह लगी रखी है उसमें स्प्रे करने के लिए निकाला था, तो बस उसको बैटरी लगाई, कैलिब्रेशन वगैरह सब किया और बस एक बार फ्लाई किया और बस थोड़ी दूर गया और बैटरी डिस्चार्ज दिखाने लगी। फिर उसको चार्ज किया, तो चार्ज करने के 1-1.5 घंटे में वो चार्ज हुई बैटरी। फिर उसको करा तो वही 6-7 मिनट चल रही उसकी बैटरी बस, और 2 बैटरी के सेट दिए हैं तो कवर नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत देश की 15,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन बांटे गए। 5 दिन की ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी दी गई। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन थमाए गए। मकसद था कि महिलाएं किसानों को ड्रोन किराए पर दे सकेंगी, जिससे उनकी आमदनी भी होगी और खुद भी इन्हें उड़ा सकेंगी। मध्य प्रदेश में 11 मार्च 2024 को 89 महिलाओं को ड्रोन दिए गए थे, लेकिन इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रोन भारी है, कंपनी ने इन्हें उठाने के लिए ई व्हीकल नहीं दिया है। बैटरी बैकअप भी कम है। ई जनरेटर न होने से चार्ज करने में परेशानी आती है। रात में ड्रोन ऑपरेट करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। खेतों की फेंसिंग और हाई टेंशन लाइन से भी इन्हें खतरा है। इन तमाम चुनौतियों के चलते महिलाओं के लिए ड्रोन उड़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य कार्यालय द्वारा निरंतर जिले को ड्रोन देने वाली कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। चूँकि कंपनियों ने दीदियों को रोजगार देने के उद्देश्य से ही ड्रोन दिया था, तो इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। और आदरणीय पीएम सर का भी ये संज्ञान में है कि ड्रोन दीदी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, तो दीदियों के साथ जो है इस समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा। कई बार किसान छिड़काव के लिए भी महिलाओं को नहीं बुला रहे हैं, तो कई बार ड्रोन की बैटरी महिलाओं का साथ नहीं दे रही है। ऐसे में अब ये ड्रोन इन महिलाओं के लिए मात्र डब्बा बनकर रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आमतौर पर जब बिना जनता के फीडबैक के कागजों पर ही योजनाएं बनाकर लागू की जाती हैं, तो फिर यही हाल होता है जो ड्रोन दीदी का हो रहा है। दरअसल एक अच्छी योजना है जिसे शुरुआती परेशानियों को दूर कर जमीन पर फिर से उतारा जाएगा तो दीदियों को लाभ भी मिलेगा। वैसे ड्रोन से खेतों में छिड़काव का पैटर्न अब धीरे धीरे लोकप्रिय भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज इन दिनों लगातार गलत मामलों के कारण ही खबरों में आ रही हैं। कभी छात्रवृत्ति का घोटाला तो कभी फर्जी एफडी बैंक में जमा करना। मगर इस बार तो पानी सर से गुजर गया और देश भर की यूनिवर्सिटी पर नज़र रखने वाले संगठन यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटीज़ को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इनमें 5 यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की भी हैं जिनको लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर डिफाल्टर घोषित कर दिया है। क्या है ये पूरा शर्मनाक मामला, देखिए। नीट और नेट के प्रदर्शनों के बाद शिक्षा में एक और सेंध लगी है।
यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में देश भर के डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में देश के कुल 157 यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल है, जिसमें 108 यूनिवर्सिटी सरकारी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की 5 और मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज का नाम है। ये तमाम विश्वविद्यालय यूजीसी की नजर में इसीलिए दागी हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने संस्थानों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। लोकपाल, जो कि छात्र, फैकल्टी और कर्मचारियों के मुद्दों पर त्वरित सुनवाई फिर कार्रवाई करता है, साथ ही साथ समय सीमा में उनका निराकरण भी करवाता है। रायपुर के डिफॉल्टर घोषित यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का लोकपाल की नियुक्ति को लेकर क्या कहना है, सुनिए। विश्वविद्यालय के द्वारा जो यूजीसी, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने विश्वविद्यालय को जनवरी के महीने में लेटर भेजकर पहले ही वार्निंग दी थी कि आप अपने विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति कर दीजिए, अन्यथा आपको डिफ़ॉल्टर हम घोषित कर देंगे। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और मेरे हिसाब से इससे विश्वविद्यालय के जो रिसोर्सेज रहते हैं उस पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मेनली रहते हैं ICR से एक्रेडिटेड रहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। परंतु विश्वविद्यालय को लोकपाल की जो नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ताकि छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसका निष्पक्ष रूप से अनुकरण हो सके। अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी, ये जानने के लिए जब हमने यूनिवर्सिटी के कुलपति से बात की तो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति 6 जून को ही हो चुकी है। ये लिस्ट गलत है। जो ये लिस्ट प्रकाशित हुई है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि हमारी चिट्ठी मिलने के बाद और यूजीसी ने जो 19 जून को जो एक लिस्ट जारी की है उसमें उनके तरफ से कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, अपग्रेडेड लिस्ट उनने चेक नहीं की होगी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद हम आज पुनः एक स्मरण पत्र यूजीसी को भेज के इसका अनुरोध करेंगे कि हमको इस लिस्ट से बाहर करें, जबकि इस पर कार्रवाई हमारे विश्वविद्यालय में 6 जून को ही की जा चुकी थी। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट में नाम है, जिनमें भोपाल की 2, जबलपुर की 3, चित्रकूट की 1 और ग्वालियर की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम है। लोकपाल इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके मुद्दों को कौन सुनेगा, समय रहते कौन उनका निराकरण करेगा, फैकल्टी के मुद्दे को कौन देखेगा। लेकिन ये डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों ने इसमें लापरवाही बरती। अब लापरवाही ना हो इसलिए जरूरी है लोकपाल की नियुक्ति समय रहते की जाए। शिक्षाविद कह रहे हैं अब अगर उन्होंने देरी की तो वाकई में ये दाग गहरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से लिस्ट के बारे में विस्तार न्यूज ने जानकारी ली तो उन्होंने जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया है। पिछले दिनों यूजीसी ने एक सूची जारी की, उसमें 7 विश्वविद्यालय या 7 संस्थान ऐसे हैं जो लोकपाल अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड किया। जिन विश्वविद्यालयों में लोकपाल नहीं बने उसमें तत्काल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत जल्दी वो प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव के आचार संहिता के कारण से विलम्ब हुआ था, उनको सब जल्दी करा दें। एक और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री का दिलासा शासन प्रशासन की लापरवाही उजागर करता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में लिस्ट पर ही आरोप लगाना लिस्ट पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन इन सब के बीच जूझते हैं बच्चे, जो अपनी शिक्षण संस्थानों में हो रही दुर्व्यवस्था न तो किसी को बता पाते हैं और न ही मुश्किलों से बच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रंगे हाथों बाल मजदूरी करवाते पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरी पर 20 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया है। मगर जब आज विस्तार न्यूज़ ने मौके पर जाकर देखा तो सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा पहले था। कुछ भी नहीं बदला। फैक्ट्रियों की भट्टी से धुआं निकल रहा था और मजदूर फैक्ट्री आ जा रहे थे। क्या है इस गड़बड़ झाले का राज, देखिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे की मौके से की गई ग्राउंड रिपोर्ट। कागजों में बंद कंपनी, फिर कैसे धुआं छोड़ रही चिमनी, क्या है अंदर की कहानी, देखिए कैमरों की जुबानी। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, तारीख 14 जून, कंपनी का नाम सोम डिस्टिलरी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने छापा मारा, उजागर हुआ नाबालिग बच्चों से शराब बनवाने और पैकेजिंग कराने का कारनामा। मोहन सरकार सख्त हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद 3 आबकारी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग के दखल के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया, कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा।
लेकिन नाबालिग से बाल मजदूरी कराए जाने के मामले में आबकारी नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद कंपनी को 20 दिन के लिए सील कर दिया गया। ये तो रही सोम डिस्टिलरी की बहुत छोटी सी कहानी। विस्तार से पड़ताल दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर विवेक पांडे आज रायसेन के सेहतगंज स्थित सोम डिस्टिलरी ही पहुंचे। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। बाल आयोग की फटकार के बाद राज्य सरकार ने सोम डिस्टिलरी को बंद करने का फैसला किया और इसे 20 दिन के लिए सील भी कर दिया गया है। लेकिन हम जहां पे मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, सोम डिस्टिलरी में अब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है। आप मेरे सामने देखेंगे कि ये बॉयलर है और बॉयलर से आप इस चिमनी से आप देखेंगे कि धुआं निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी भी स्प्रिट बनाई जा रही है। और आप अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे तमाम सारे स्प्रिट के टैंकर मौजूद है, यानी कि अभी भी काम चल रहा है। बहरहाल प्रशासन ने इसे 20 दिन के लिए बैन किया है, लेकिन ये जो चिमनी है ये गवाही दे रही है कि अब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है। ये चिमनी और उससे निकलता धुआं बड़ी गवाही दे रहा था कि एक सील हुई कंपनी के अंदर से धुआं आखिर क्यों निकल रहा है। मौके पर विस्तार न्यूज ने सोम डिस्टिलरी में बन रही स्पिरिट को लेकर पड़ताल की। फैक्ट्री का गेट जरूर बंद है, लेकिन अंदर उपकरण काम कर रहे हैं। बॉयलर से धुआं लगातार निकल रहा था, यानी अंदर काम जारी था। फैक्ट्री के कर्मचारी भी मौजूद थे और अंदर टैंकर भी खड़े थे। सरकार की कार्रवाई से फैक्ट्री संचालक को फर्क नहीं पड़ रहा है। स्कूल ड्राइवर ने बंद हो चुकी फैक्ट्री के बारे में खुलासा किया। उसने बताया कि वो रोजाना 50 से ज्यादा मजदूरों को ले जाने का काम कर रहा है। ये ड्राइवर है यहाँ पे, आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जिनको आप फैक्ट्री में छोड़ने गए थे? जी सर, काम करने वाले हैं। ये काम करने वाले लोग? जी। कब आप इनको लेकर आते हैं? जैसा अभी लेके आए, अब इधर से जाएंगे। अच्छा, फिर आएंगे। कितनी बार आते हैं आप? 5-6 बार। कितने सारे मजदूरों को लेकर आते हैं इसमें? लगभग 8 से 10 आते हैं एक दिन में। एक बार में मतलब कुल 50-60 लेबरों को लेकर आ रहे हैं। जी जी। यानी कि मोहन सरकार के एक्शन के बाद भी आबकारी विभाग की निगरानी में ये फैक्ट्री चल रही है। यही नहीं, विस्तार न्यूज ने चलती फैक्ट्री को देखते हुए आबकारी अधिकारियों से बातचीत की तो पता चला कि जब फैक्ट्री को शट डाउन किया था उस समय उसके बॉयलर में फ्रेगमेंटेशन जारी था। सभी मशीनों को एक साथ बंद कर दिया जाता तो कंपनी को भी नुकसान होता, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन के दौरान स्पिरिट बन रहा है उसे सील किया जाएगा, वो बाहर नहीं बिकेगा, कंपनी बाहर इसे नहीं बेच पाएगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट। दरअसल सरकार ने शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई सिर्फ 20 दिन के लिए की है। कंपनी की सुनवाई के बाद हो सकता है निलंबन का ये आदेश वापस भी हो जाए, मगर इस शराब फैक्ट्री से परेशान आसपास के गांव वालों की कई दुख भरी कहानियां हैं, जिनको विस्तार न्यूज़ आगे दिखाएगा विस्तार से। और अब वक्त है चलते चलते का। सभी जानते हैं कि आज विश्व योग दिवस काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी योग किया, लेकिन उनकी स्टाइल ने उन्हें वायरल कर दिया। जरा आप भी देखिए किस तरीके से मंत्री जी योग कर रहे हैं या सिर्फ हरकत। इस अनोखे योग के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया भी दी है उसने उन्हें और चर्चा में ला दिया। इसे आप भी सुनिए। तो मतलब आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे है और योगा करने से मतलब अपना भी शरीर मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। और हम अगर करते रहेंगे योगा, अगर हम हमेशा करते रहेंगे योगा तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।